हो गया, आ जाओ इधर, आ जाओ तुम आजकल कुछ भी बोल देता है। ठीक है, आराम से आओ। ये तुम लोग लगता ही नहीं क्लास में बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं चिराग लगता है कि हर टाइम मतलब कहीं कोई अलग प्रेशर में। आओ ठीक है, कूल। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो बोलता है अरे हो गया भाई, हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमॉन्गस्ट द वर्कफोर्स। ठीक है, बोलता है जो भी लोग आपके पास में अवेलेबल हैं, आपने उनके बीच में वर्क डिवाइड किया है और आपने सिस्टमेटिक एलोकेशन किया है, वैसे व्यक्ति को वैसा काम दिया जिसको आपको लगता है कि वो काम कर सकने को रेडी है, वो काम कर सकता है। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज इनहांसेस द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऐसा क्या होगा कि जब एक व्यक्ति एक्सपीरियंस है अपने वर्क में, तो उसको उस काम को करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसके ऊपर वर्क लोड नहीं पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इफिशियंटली वो काम आपका हो भी जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक वर्कर्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड टास्क। एक स्पेसिफिक वर्कर क्या कर रहा होगा, उस टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा और क्योंकि उसको उस टास्क को परफॉर्म करने की हमेशा आदत होगी, तो वो काम क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। बोलता है वो स्पेसिफिक जॉब को रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, वो वही काम रेगुलर कर रहा है। तो रिपीटेटिव परफॉर्मेंस से आपका क्या होता है, आपका टाइम जो होता है वो टाइम कम होता है और जो व्यक्ति एक काम को बार बार करता है तो उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और इससे आपको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। कहने की कुल बात यही हो गई कि अगर एक व्यक्ति को आपने सही से काम असाइन किया है, जो कि व्यक्ति प्रॉपर उस काम को समझ पा रहा है, प्रॉपर ढंग से उस काम को कर पा रहा है, तो आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा और उससे आपका चांसेस ऑफ वेस्टेज क्या होगा, कम होगा, जिससे स्पेशलाइजेशन का आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आप जब स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो कल ही हमने बात करी थी कि अपने को एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मिलता है, एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर समझ में आता है कि अपन को किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है। इसमें वर्किंग रिलेशनशिप की क्लैरिटी आ जाती है। हर एम्प्लॉय को, हर वर्कफोर्स को ये पता होता है कि मुझे कहां से क्या करना है, कहां से ऑर्डर लेना है और काम करके किसको रिपोर्ट करना है। कोई एम्बिगिटी नहीं होती है, तो पर्सन प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाता है। देखिए, बोलता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाइज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब समझे बेटा, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वर्क कहां से कम्युनिकेट किया जाएगा, किससे कम्युनिकेट किया जाएगा और किसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपको काम करने से पहले पता होता है। जिस दिन आपको ड्यूटी असाइन की जाती है, आपको लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ही तो समझाया जाता है। ठीक है, कि आपने कहां से ऑर्डर लेना है, काम कैसे कंप्लीट करना है और फिर ऑर्डर का जो आपका जो आंसर है वो किसको पास ऑन करना है, दैट इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बोल द एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू होम। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हु इज टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब कहां से ऑर्डर लेगा, कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, दिस रिमूव एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब होता है धुंधलापन। ठीक है, ये चीजों को एकदम क्लियर करता है और ये दिक्कत नहीं होती है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन बिल्कुल क्लियरली जस्टिफाइड और क्लियरली मेंटेन्ड होता है अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर हो तो। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो हिरार्कियल ऑर्डर नहीं बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी सेटअप नहीं हो पाएगा और फिर पूरा कियोस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बोलता है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हिरार्कियल ऑर्डर। हिरार्कियल ऑर्डर तब बनता है जब ऊपर सुपीरियर होते हैं और नीचे कौन होता है, सबॉर्डिनेट, और चेन ऑफ कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, चेन ऑफ कमांड। ठीक है, तो बोलता है एक हिरार्कियल ऑर्डर बनेगा, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an individual। तो इससे आपको ये आसानी होती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं और ऑथोरिटी डिफाइन कर सकते हैं कि भैया इनको कितना पावर है और इनसे मुझे क्या काम लेना है। And this is all because of a good organizational structure which is done under the process of organizing। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब इसका डिराइव्ड पॉइंट है। ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भाई, आपके पास में अगर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपने बढ़िया डाली है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बढ़िया डाला है, वैसे व्यक्ति को आपने काम दिया जो लगता है आपको कि इस काम को करने के लिए 100% क्या है, 100% फ्रूटफुल है, सही है, तो भाई आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है प्लस जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो बेस्ट या ऑप्टिमली यूटिलाइज होगा, तो आपकी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़िया होगी। एक वर्ड है कि भाई अगर वो व्यक्ति को आपने काम दिया जिसको वो चीजें करनी आती हैं, तो भाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, आपका कम होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम आपका क्या होगा, कम होगा और आपको टाइम
टाइम पे बेनिफिट मिलेगा तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए, organizing leads to the proper usage of all the material, financial and human resources. The proper assignment of job avoids overlapping of work. Overlapping का मतलब होता है एक काम को बार बार कर रहे हैं, ठीक है, एक काम दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होंगी अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, ठीक है। ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन, ठीक है, जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है तो कंफ्यूजन कम होता है, उससे वेस्टेज कम होता है, बिकॉज हर व्यक्ति को पता है कि मुझे कब और क्या करना है, ठीक है, वेस्टेज कम होगा तो रिसोर्सेज और एफर्ट्स दोनों प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे, एंड दैट इज रिटन ओवर हियर एज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। इससे क्या बेनिफिट आएगा, इससे कॉस्ट बेनिफिट आएगा, आपका टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, तो अल्टीमेट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। एडेप्टेशन टू चेंज, ठीक है, एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज लेके आना है, देखो चेंज दो तरह का होता है, एक इन्वायरमेंटल लेवल चेंज होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल लेवल चेंज के लिए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीडिजाइन करना पड़ता है, बात समझ में आता है। इन्वायरमेंटल लेवल चेंज का मतलब समझते हो, कहाँ चेंज हुआ, इंटरनल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और ये अडेप्टेशन टू चेंज, किस चेंज के खिलाफ अडेप्टेशन करना है अपने को, किस चेंज, इंटरनल चेंज है या एक्सटर्नल चेंज है, एक्सटर्नल चेंज है, तो एडेप्टेशन करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। बिना ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में बदलाव किए क्या आपको लगता है कि आप एडेप्टेशन टू चेंज कर पाएंगे, नहीं, आपको स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, आपको तरीका, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी सब क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ती है। तो बोलता है द प्रोसेस ऑफ, अच्छा इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग को क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजिंग होगी तो एडेप्टेशन टू चेंज क्या होगा, आसान होगा। अगर रिजिड ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होगा, जैसे हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि प्लानिंग अगर रिजिड हो जाएगी तो भाई आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो भाई अगर प्लानिंग रिजिड है तो ऑर्गेनाइजिंग भी तो रिजिड हो जाएगी ना, और क्योंकि सब कनेक्टेड टॉपिक है ना। अगर प्लानिंग आपकी फ्लेक्सिबल है तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर भी आपका क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। तो अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से प्लान इन और प्लान आउट कर पाए, ठीक है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बढ़िया है तो हम चेंज को इजिली अडेप्ट कर पाएंगे, वरना चेंज को अडेप्ट करने में अपने को क्या होगी, दिक्कतें आएंगी। बोलते हैं इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाइड एंड द रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट मैनेजरियल लेवल्स। रिवीजन ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट मैनेजरियल लेवल्स, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स पे जो इंटर रिलेशंस आपने पहले बनाए थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, अगर चेंज के हिसाब से उसमें कुछ चेंज लाना है, एक एग्जांपल देख लो समझ में आता है तुरंत। मान लो कि पहले आपने एक टीम बनाई हुई थी सेल्स की, ठीक है, जिसमें सेल्स मैनेजर को, ठीक है, हर एग्जीक्यूटिव क्या करता था, रिपोर्ट करता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपने एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, और अब क्योंकि कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है तो आपने ज्यादा सेल्स एग्जीक्यूटिव रखे हैं मार्केट के अंदर, और अभी भी उस सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, पहले 5 थे अब 15 हैं, ठीक है, पहले 5 भी एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करते थे, अब 15 भी एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, इस मैनेजर की इफिशियंसी डाउन हो रही है, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज करना पड़ेगा, हर इन्वायरमेंटल लेवल चेंज पर आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको या तो लोग कम करने पड़ेंगे या अगला एक और सेल्स मैनेजर बिठाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, दिस इज द अडेप्टेशन, ठीक है। तो आपको अडेप्ट करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजिंग में इंटर रिलेशनशिप क्या करनी पड़ रही है, मैनेजरियल लेवल पे चेंज करनी पड़ रही है। पहले एक मैनेजर था, उस मैनेजर के साथ में इंटर रिलेशन था, अब आपने एक की जगह कितने मैनेजर रख दिए, 2 मैनेजर, एक 7 लोगों को लेके चल रहा है, दूसरा फिर अगले 7 लोगों को लेके चल रहा है, मान लिया 14 की टीम है तो, ठीक है। तो आपने मैनेजरियल लेवल चेंज किया, इंटर रिलेशनशिप चेंज किया। हो सकता है कि पहले एक मैनेजर जो इसमें इसको रिपोर्ट करता रहा हो, किसी वजह से अब वो दूसरे मैनेजर को रिपोर्ट करे, हो सकता है उसका एरिया इस मैनेजर से ज्यादा क्लोज पड़ रहा हो, ठीक है। तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप चेंज, ठीक है, जो कि मैनेजरियल लेवल पे आपको करना पड़ेगा अगर आपको चेंज को अडेप्ट करना है तो, ठीक है। यहां तक समझने में कुछ कठिनाई है तो बता दीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोलता है ये एक वे होगा स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। ट्रांजिशन सबका मतलब समझते हैं, ट्रांजिशन पीरियड के साथ, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव,
एक तरह से बदलाव ही है। ट्रांजिशन का मतलब होता है समय के साथ बदलना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट और समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीजों को अगर बदला जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, it also provides much needed stability to the enterprise as it can then continue to survive and grow in spite of changes। बोलता है कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत है ना तो आपको ट्रांजिशन करने में आसान रहेगा, और ट्रांजिशन जब आपका आसान होगा ना तो आपको ना इन्वायरमेंट का चेंज अफेक्ट नहीं कर पाएगा, आप उस अफेक्ट को भी झेल करके अच्छे से क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे। नेक्स्ट बोलता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं बस दो बातें बोलूंगा। अगर आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन स्ट्रांग है, मतलब आपका हिरार्कियल ऑर्डर अगर स्ट्रांग है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी कंट्रोल करने में परेशानी नहीं आएगी। बिकॉज डिसिप्लिन कैसे फ्लो करता है, डिसिप्लिन फ्लो करता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। अगर सुपीरियर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या आप इमेजिन करते हैं कि सबऑर्डिनेट डिसिप्लिन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हिरार्कियल ऑर्डर में आपको कंट्रोल है, तो भाई साहब आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती। देखिए बोलता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता है कि आपका जॉब क्या है, ड्यूटी क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपको किसको रिपोर्ट करना है। बोलते हैं दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। हर व्यक्ति को जो कि उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको पता है कि भैया मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिपोर्टिंग कहाँ है। ठीक है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब वर्किंग रिलेशनशिप सबको पता है तो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा। मुझे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मुझे पता है कि मुझे हर्ष से ऑर्डर लेना है और मुझे रिपोर्ट किसको करना है, रौनक को करना है। भाई तो इसमें कोई ये दो मत ही नहीं है ना कि हम हर दिन उससे पूछेंगे कि भाई कहाँ से ऑर्डर लें। ठीक है ना, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, वर्कफोर्स अगर ऐसा कर रहा है, इसका मतलब या तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ नहीं रहा है या उसको समझने का मन नहीं। ठीक है, तो फिर हम वैसे वर्कफोर्स को क्या करेंगे, हटाएंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो अगर जॉब क्लैरिटी है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज thereby becomes easy and this brings effectiveness in administration। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो फिर तो उसको किक आउट कीजिए, और अगर अनइंटेंशनली कर रहा है तो उसको अगर आप समझा लिए कि उसका क्या वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो वहां से क्लियर हो गया, उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ही है। ठीक है, फिर उसके बाद तो छोटे मोटे पर्सनल ग्रीवांसेस हो सकते हैं जिसके लिए एचआर डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्या बोलता है, बोलता है ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमॉन्ग्स द मैनेजर्स। ठीक है, बोलता है इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, हायर लेवल ऑथोरिटी जब अपने कामों को लोअर लेवल ऑथोरिटी को देता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। मतलब जब एक सुपर लेवल मैनेजर, सुपीरियर लेवल ऑफ मैनेजर अपने से नीचे वाले को अपने काम को डेलीगेट करके दे दे ताकि वो कोई दूसरा काम कर पाए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। आगे पढ़ना है हम लोगों को डेलीगेशन बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बोलता है डेलीगेशन से ना क्रिएटिविटी बढ़ती है, बिकॉज उस व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता है जो व्यक्ति अभी तक उस पोजीशन पे और उस काम पे पहुंचा नहीं था। ठीक है, और इससे वो नए मैनेजरियल टेक्निक्स वो व्यक्ति सीख पाता है जो फ्यूचर में उसको सीखना था। ठीक है, आगे इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। मैनेजर अपना वर्कलोड घटा के किसको देता है, अपने से नीचे वाले बंदे को देता है। इसका डुअल बेनिफिट है, मैनेजर भी खाली होगा, मैनेजर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पार्ट से लेगा, और दूसरी एक और चीज हो जाएगी कि जो वर्कलोड जिसपे आपने वर्क डेलीगेट किया है, ठीक है, उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोनों लोगों का फायदा है, मैनेजर का भी फायदा है और उससे नीचे लेवल के जो हिरार्कियल लेवल पे बंदे हैं उनका भी फायदा है। दोनों लोगों का क्या है इसमें फायदा है। बोलते हैं मैनेजर रूटीन वर्क को सबऑर्डिनेट को दे देगा, नई एक्टिविटीज खुद हैंडल करेगा, सबऑर्डिनेट भी डेवलप होंगे, मैनेजर भी नए एवेन्यूज को क्या करेगा, डेवलप करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा। बोलते हैं द रिडक्शन इन वर्कलोड बाय डेलीगेशन इज नॉट जस्ट नेसेसरी बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी बट ऑल्सो अलाउज द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज फॉर परफॉर्मिंग टास्क। ठीक है, बोलता है डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन से जो मैनेजर का नीचे लेवल का पर्सन क्या हो गया, अरे आज हम ऑल आउट करा कहीं कराना चाहिए मुझे। ठीक है,
आज हम आज जाते जाते ही उसको परचेज करेंगे। डेंगू नहीं होगा, ठीक है, डेंगू इस साइड फैला ही नहीं हुआ। खैर चलो, तो बोलते हैं कि मैनेजर एक तो डे टू डे वर्क से अपने आप को अलग करेगा, प्लस नई एक्टिविटीज और नए तरीके भी निकालेगा जॉब को करने का। ठीक है, it gives them the time to explore areas of growth and opportunity to innovate their strengthening the company's competitive position। जब मैनेजर डेलीगेट करेगा वर्क को, मैनेजर का टाइम खाली होगा, मैनेजर नई चीजों को इनकलकेट करेगा अपने अंदर, नई एक्टिविटीज, नए तरीके काम करने के, इसका बेनिफिट दोनों को होगा, मैनेजर को भी होगा और कंपनी को भी होगा। बिकॉज जो प्रोसेस मैनेजर सीखेगा वो कहाँ इंप्लीमेंट करेगा, कंपनी के ऊपर। ठीक है, बोलता है डेलीगेशन ऑल्सो डेवलप इन द सबऑर्डिनेट द एबिलिटी टू डील इफेक्टिवली विथ चैलेंजेस एंड हेल्प देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। और जो मैनेजर अपने काम को अपने नीचे वालों को डेलीगेट करके देगा, तो नीचे वाले लोग भी कुछ और ज्यादा अपने प्रोसेस से काम को आगे सीखना सीखेंगे। मतलब ये वो लोग इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे जो वो हमेशा करते थे, उनको भी कुछ सीखने को नया मिलेगा, और इससे ओवरऑल एम्प्लॉइज का भी ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंशन और ग्रोथ में क्या बात करता है, बोलता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। बोलता है ग्रोथ में भी मदद करता है। ग्रोथ का मतलब हो गया कि सेम बिजनेस में आगे बढ़ना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि आपने डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो चाहे ग्रोथ हो या डाइवर्सिफिकेशन हो, ऑर्गेनाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या बोलता है, बोलता है बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। अगर हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑर्गेनाइजिंग बढ़िया है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो हम आसानी से डाइवर्सिफाई करके दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं और बिजनेस के ग्रोथ एस्पेक्ट्स भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, बिकॉज दो बातें होंगी, एक तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे सबऑर्डिनेट्स के पास में भी वर्किंग एरिया या वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जब हम डाइवर्सिफाई करेंगे या ग्रोथ करेंगे, नई यूनिट्स बनाएंगे, तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके उनको फ्रंट लाइन मैनेजर्स बना सकते हैं, बिकॉज प्रीवियसली वो लोग क्या कर चुके हैं, इन चीजों पे काम कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे डेवलप करना और ग्रो करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, thus organizing is a process by which the manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork। बोलता है ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैनेजर ऑर्डर लेके आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर टूटी हुई है, बिखरी हुई है, तो उसको ऑर्डर में लेके आता है। लोगों के बीच में झगड़े, कंफ्लिक्ट, जो कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और सुपीरियर सबऑर्डिनेट पोजीशनिंग की वजह से होते हैं, उनको ठीक करता है, एंड आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग सिखाता है लोगों को, एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो कि टीम वर्क के लिए जरूरी है, बिकॉज टीम वर्क होगा तभी कोऑर्डिनेशन होगा और तभी जाकर के कॉमन गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, तो यहीं तक हम लोग रखते हैं, इससे आगे आज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो पढ़ना है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, ठीक। ऑन कर दीजिए बेटा, लाइट ऑन कर दीजिए।